कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या आप समझते हैं? हिंदुओं ने जो है वो पंथ निरपेक्षता का रास्ता चुना और वहाँ पर बहुसंख्यक कौन थे? मुसलमान थे। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो देश की बेटियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी। देखो, मुसलमानों में भी आप जो कहते हैं ना सॉफ्ट मुस्लिम, हार्ड मुस्लिम, ये क्या होता है? कि बीजेपी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। तो सेकुलरिज्म के सियासी जो सिंडिकेट वाले लोग हैं, सूरमा हैं, वो समय समय पर अपनी कारस्तानी करते रहते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में एक शब्द बहुत चलता है, लव जिहाद। जो वक्फ बोर्ड है, जो उसमें बदलाव है, वो वक्त की भी ज़रूरत है और वफ़ की भी। और ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। मुसलमान इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो क्या अपने धर्म को प्रमोट करना सेकुलरिज्म के अगेंस्ट जाता है? देखिए अनुराग जी, मैं इससे सहमत तो नहीं हूँ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे शो अनकट विद अनुराग में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ बीजेपी से जुड़े वो खास मेहमान हैं। जब वो विपक्ष पर हमला करते हैं, उनका अंदाज एकदम शायराना होता है और पता नहीं वो कहां कहां से जुमले ढूंढ कर लाते हैं जो विपक्ष पर एकदम फिट बैठते हैं, और उनका हमला एकदम कैलकुलेटिव होता है, जिसका जवाब विपक्ष के पास बिल्कुल नहीं होता। एक खास बात उनके बारे में मैं ये बता दूं कि वो बीजेपी में अल्पसंख्यक का बहुत मजबूत चेहरा है, और जो बीजेपी का आला कमान नेतृत्व है वो उनके ऊपर बहुत विश्वास करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुख्तार अब्बास नकवी साहब की। सर, बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में बहुत बहुत आपका। धन्यवाद अनुराग जी, बहुत बहुत वैसे शुक्रिया। तो सर आपके बारे में सब लोग जानते हैं। थोड़ा सा मैं दर्शकों को बता दूं कि जनसंघ से आपने शुरुआत की थी और आज तक बीजेपी के लगातार साथ हैं, और अप एंड डाउन्स तो जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अनुभव आप बीजेपी के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि इतनी पुरानी शुरुआत और आज जिस दौर में आप बीजेपी में हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश नहीं, डालिए सर। जनसंघ से तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब निर्माण हुआ 80s में, जी। तो स्टूडेंट मूवमेंट और पॉलिटिक्स के बाद 84 में ही बीजेपी से जुड़ गए। फिर चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी, हारे भी। उसके अलावा पार्टी ने जो अलग अलग जिम्मेदारियां दी, पार्टी के सेक्रेटरी रहे, फिर जनरल सेक्रेटरी रहे। जनरल जी। सेक्रेटरी भी हमारे उस समय 4 लोग हुआ करते थे। और फिर लगभग सबसे लंबे समय तक, लगभग 13-14 साल तक मैं स्पोक्स पर्सन की जी। पार्टी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। फिर चुनाव जीता, फिर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री, मिनॉरिटी अफेयर्स में, फिर लगातार मोदी जी के फर्स्ट में भी और सेकंड में भी काम करने का मौका मिला है। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड रहा है, जो इलेक्शन कमेटी रही है, नहीं सभी में जो है पार्टी ने विश्वास करके जिम्मेदारी दी। और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि 2014 का चुनाव, उसके चुनाव प्रबंधन का काम मैंने देखा, 2019 के चुनाव का प्रबंधन का काम भी मैंने देखा, और 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी के जो चुनाव के अभियान का कार्यक्रम था वो मैं देख रहा था। मुझे देखने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये तमाम जो कार्यक्रम थे वो करते रहे, और अम, लोग साथ जुड़ते रहे और कारवां बढ़ता रहा। जी। नहीं, बहुत शानदार सर सफ़र रहा बीजेपी में आपका, और मुझे तो अच्छी तरह से याद है वो दौर कि आपके पास सुबह 8 से 9 बजे हम लोग आया करते थे जब फील्ड रिपोर्टिंग में थे, और हमारे पास एजेंडा होता था कि सर आज मार्केट में ये चल रहा है, तो उस पर आप रिएक्शन लेते थे, और वो बड़ा शानदार आप रिएक्शन देते थे और हेडलाइन बनता था टीवी चैनल्स की। तो सर, आप जो है शायराना अंदाज और विपक्ष पर सटीक जुमलेबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो इसकी तैयारी करते हैं या अचानक सर बन जाता है सर देखिए, ये कई सब? चीज़ें स्पॉन्टेनियस होती हैं, मतलब अचानक, जिसे आपने कहा शब्द। और ये जो है वो परिस्थितियों के अनुसार, मुद्दों के अनुसार। जी। अच्छा, अभी क्या हुआ है अनुराग जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हम सबको समझना होगा, मेरा सौभाग्य है कि मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जी। मिनिस्ट्री भी मैंने देखी है। आज जो है वो, जब आप डिजिटल युग में चल रहे हैं, टीवी टेलीविज़न के युग में चल रहे हैं, डिजिटल मीडिया के युग में चल रहे हैं, तो आपको जो है वो बहुत लंबी तर्कों और तथ्यों के साथ बाद में अपनी बात को आप ख़त्म करेंगे तो वो कोई उसका अर्थ नहीं। इसलिए जो है वो आप कम शब्दों में, शालीन शब्दों में, और साथ ही साथ तर्कों और तथ्यों से भरपूर जो है वो बात आप अगर 4 लाइन में कहेंगे तो लोग उसे एक्सेप्ट भी करेंगे और लोग उसको जो है समझने की कोशिश भी करेंगे। अदरवाइज़ तो फिर आप लंबी लंगतरानी मारते रहिए, कौन पूछ रहा है। इसीलिए आप शुरू से ही बस
थोड़ा थोड़ा शब्दों में आप हमला बोलते थे और वो चलता भी था, लोगों को समझ में आता था। जी। सर आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही कि आप आईबी मिनिस्टर रहे। सर मीडिया पर तो आप लोगों को कंट्रोल है, और मैंने आपके कई बयान भी सुने हैं कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर जो गंदगी का बाजार सजा हुआ है, तो सर इसकी चिंता आप लोग क्यों नहीं करते हैं देखिए, सर? पहली बात तो ये कि हमारा देश कोई क्लोज कंट्री नहीं है, कि चाइना जैसा देश नहीं है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया जैसा देश नहीं है, और भी कई ऐसे देश हैं जो जिन्हें कहते हैं कि क्लोज कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर कि जो है वो ना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, न स्वतंत्रता है, न संवैधानिक स्वतंत्रता है, तो वो वहाँ तो खैर कंट्रोल हो सकता है। यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली जो है वो सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है, इसमें सेल्फ रेगुलेशन की भी ज़रूरत है। मैं ये नहीं मानता कि सोशल मीडिया पे सभी कुछ एंटी सोशल और एंटी नेशनल हो रहा है। बहुत सी चीज़ें जो है वो समाज को जो है वो एक तरह से टीच करती है, उसको जो है वो जानकारियाँ देती है, कई चीज़ें होती हैं। लेकिन ये बात सही है कि सोशल मीडिया एक आज बहुत ख़तरनाक एक ऐसा वेपन बन गया है। अभी तो मतलब युद्ध का दौर है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि सबसे ख़तरनाक हथियार है। मिनटों में जो है वो आग की तरह जो है वो इंफॉर्मेशन का फैल आदान जाता प्रदान हो है। जाता है। हाँ, वो मतलब जो एक कहते हैं ना कि एक आजकल जो है वो केमिकल बम चला हुआ है, तो ये केमिकल का बम से ख़तरनाक है। इसका जो प्रदूषण है या इसकी सुगंध है, दोनों जो है बहुत और इसकी मारक क्षमता भी बहुत जबरदस्त है सर इसकी। बहुत ज़बरदस्त। लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छाई ये है कि ये जो है वो बहुत लंबे समय तक लोगों के दिलो दिमाग पे असर नहीं करता। अगर कोई इशू चला ज़्यादा बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा मतलब मजबूती के साथ अगर उसमें अटैक किया गया, तो वो 12 घंटे, बस 12 घंटे के बाद वो अपने आप टाई फिश होने लगता है। ये एक अच्छी बात भी है। मतलब उसके आधार पर जो है वो देश के लोग जो है वो अपना मूड और मिजाज नहीं बदलते। ये बात अच्छी है, लेकिन कुछ क्षणिक तौर से ज़रूर वो माहौल को ख़राब करते हैं या माहौल को असर डालते हैं। तो क्या सर, क्या आपको लगता है कि जो आपका अनुभव रहा है आईएनबी मिनिस्ट्री का, तो सोशल मीडिया पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए? क्योंकि सैटेलाइट चैनल्स पर तो कंट्रोल रहता है, उनको मालूम भी होता है कि भाई हम गलत खबर चलाएंगे तो हमें नोटिस मिल जाएगा, हमारे ब्रॉडकास्टिंग पर असर पड़ जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया में हर आदमी सर पत्रकार बन के बैठा है, उसके सिर्फ मोबाइल में टाइप करना है वेदर इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग और राइट, उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ उसका प्रचार प्रसार करना। अच्छा, आप अभी देखिए, जैसे अभी जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय में मुझे दिखता है कि जिस समय जो इस वक्त जो सोशल मीडिया में दोनों तरफ से जो है वो और ख़ास तौर से पाकिस्तान की तरफ से जो दुष्प्रचार का एक पूरा दौर चला, मतलब दुष्प्रचार तो एक पराकाष्ठा थी। मतलब हमारे यहाँ भी कुछ टीवी ने जो है वो थोड़ा उसका ज़रा हाइप दी उसकी, और उधर से भी। तो ये जो हुआ, इससे लोगों के जहन में ये बात आ गई, दिमाग में ये आ गया कि साहब हमारी जो सेनाएं हैं वो तो जो है वो घुस गई थी और वापस क्यों आ गई। मैं तो तिरंगे में गया था, लोग मुझे यही पूछ रहे थे। मैंने कहा भैया, कहाँ हमारे जो है वो सुरक्षा बलों ने जो इन जालिमों के जुर्म और जुल्म को, जल्लादी जुल्म और जुल्म को जज़मीदोज़ किया है और घुस घुस कर किया है। उन दहशतगर्दों के जो है वो को जो दंड दिया है, वो दंड उनको जन्मांतर याद रहेगा। लेकिन जो ये कमाल था मीडिया का और सोशल मीडिया का कि साहब ये हमने ये भी कब्जा कर लिया, ये भी कर लिया। ये तो हमारी सेनाओं ने जो प्रवक्ता थे उन्होंने क्लियरिटी की कि भाई ये हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के जो आका हैं उनके साथ है, और उस लड़ाई में हम बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और सफल हैं। सर आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, तो चलिए ऑपरेशन सिंदूर से थोड़ा पहले की बात कर लेते हैं। जो सर पहलगाम में ये इतना बड़ा अटैक हुआ, जिसमें हमारे देश के जो निर्दोष नागरिक मारे गए, तो सर सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या वो इंटेलिजेंस फेलियर था, या फिर पॉलिटिकल जो सॉफ्टनेस जम्मू कश्मीर में आजकल कर रखी है बीजेपी ने, ये उसका नतीजा है? आखिर उन लोगों के हौसले इतने बुलंद कैसे हुए सर? देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा, हमारे देश में जो है वो बहुत सी ऐसी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, और आपको याद होगा एक ऐसा दौर भी था जब हर कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता था, कोई ऐसा महीना नहीं होता था
जब आतंकवादी जो धमाके हैं, धमाकों से जो है वो देश न दहल रहा होता था और लोगों के खून नहीं बह रहे होते थे। आपको याद होगा कि एक दौर था कि कभी लाजपत नगर में जो है वो धमाका हो रहा कभी है, दिल्ली हाई कोर्ट तो के कभी बाहर धमाके दिल्ली हो में रहे हो हैं, रहा है, तो कभी जो है वो मुंबई में हो रहा है, कभी तो कभी वाराणसी जो है में। वाराणसी में हो रहा है, तो कभी गुवाहाटी में हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है, मक्का मस्जिद में हो रहा है। मतलब कोई ऐसा हफ्ता या महीना नहीं होता था और हज़ारों बेगुनाह लोगों के खून बह रहे होते थे। वो भी एक दौर था। उसके बाद उससे पहले भी कई दौर ऐसे देखे देश ने जिसमें कि आतंकवादियों ने जो है वो उनके जल्लादी जुल्म और जुर्म का जो है वो देश गँवा रहा है और देश पीड़ित रहा है। और ये भी जो जिस तरह से इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करने का जो पाप आतंकवादियों ने किया है और आतंकवादियों के आकाओं ने किया है, सर निश्चित तौर से वो अक्षम्य है। और ये जो दहशतगर्द दरिंदे हैं, इन दरिंदों की दरिंदगी को जो दंड मिला है अभी, वो उनके दाताओं को और उनके आकाओं को जन्म जन्मांतर याद रहेगा। जी। और मुझे तो कभी-कभी लगता है, आपने देखा होगा कि बहुत से देश जो है अलग-अलग, उसमें तो एक कुछ देश ऐसे हैं जो अपने देश में हॉलीवुड पर गर्व करते हैं। हमारे यहाँ बॉलीवुड है, हुँ, पाकिस्तान में टेररवुड है। हुँ, अब ऐसा टेररवुड है जहाँ से टेररिज्म का हॉरर शो पैदा होता है और पाकिस्तान उसका प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है और डिस्ट्रीब्यूटर है, हुँ, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। हुँ, दुनिया में इस टेररवुड, पाकिस्तान में जो टेररवुड है उससे पैदा हुए टेररिस्ट पूरी दुनिया में जो है अपने आतंकी जो शैतानी हरकतें हैं वो करते हैं। और इस बात को दुनिया को भी अच्छी तरह से मालूम है, इस बात को महसूस भी दुनिया करती है कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा एक टेररिस्तान है, जो ऐसा आतंकिस्तान बन गया है, जो ऐसी आतंक की फैक्ट्री है हुँ। जिससे जो है वो इस आतंक की फैक्ट्री से अमन का फर्टिलाइज़र कभी नहीं पैदा हो निकल जी, सकता। जी। सर देखिए आपने बात की यूपीए सरकार के दौरान की। उस समय हमले कब कहाँ हो जाएँ, कहाँ बम बम विस्फोट हो जाए कुछ नहीं पता। एक्चुअली सर उस समय की सरकार ने इतना लोगों को भरोसा नहीं दिलाया था। उनका कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं था कि आतंक के खिलाफ उन्होंने कोई बहुत बड़ा मेजर डिसीजन लिया हो। लेकिन सर मोदी सरकार ने जिस तरह से आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चलाए, 2-2 स्ट्राइक उन्होंने की पाकिस्तान में जाके और धारा 370 कश्मीर से हटाई। तो सर एक अथॉरिटी थी लोगों में कि भई अब मोदी की जो सरकार है, इसने आतंकवादियों के खिलाफ और जो उनके आका जो टेररिस्तान पाकिस्तान की अब जो बात कर रहे हैं, उस पर नकेल कसी। 2-2 बार उसके घर में घुसकर मारा, ये नया भारत है। ये सब हम लोग टीवी पर भी सुनते हैं, सोशल मीडिया पर सुनते हैं। उसके बावजूद सर हमला होना, ये लोगों को पच नहीं रहा है। ये मेरा एक सवाल है नहीं, सर। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए क्या है, एक एक्सपेक्टेशन होती है, हाँ। उम्मीदें होती हैं और मैं मानता हूँ आज भी हमारे देश का हमारी सेनाओं पर, हमारे नेतृत्व पर, मोदी जी पर भरपूर भरोसा है। हुँ, और दुश्मनों का भय बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए अगर आप देखें हमारे देश में, भारत में जो है वो तिरंगे की शौर्य यात्राएं निकल रही हैं और हुँ, पाकिस्तान में जो है वो टेररिस्ट की शौर्य यात्राएं दिखाई पड़ रही हैं और हुँ। ऐसी शौर्य यात्राएं हैं जिसमें कि वहाँ के हुक्मरान उसको जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये एक हकीकत है। और ये भी हकीकत है कि जो मैंने पहले कहा, आपने 2014 से पहले, ये बात सही है कि हर हफ्ता, हर महीना हुँ, आतंकवादियों के जुल्म और जुर्म का हमारा देश के लोग शिकार हुआ करते थे। इस दौरान इस तरह की घटनाओं में कमी आई है। हुँ। लेकिन इसमें इसको ज़ीरो टॉलरेंस, आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस का ये परिणाम है। और मैं मानता हूँ कि आतंकवाद केवल एक मेरे मुल्क की प्रॉब्लम तो है नहीं। ये पूरी मानवता की प्रॉब्लम है, पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। और इसीलिए एक चीज़ मैं कहूँगा अनुराग जी, कि न हमसफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का काँटा हम ही से निकलेगा। तो ये जो आतंकवाद की प्रॉब्लम है, आतंकवाद का जो हमने आपको कहा कि टेररवुड है, इस टेररवुड को तबाह करना जो है वो इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है, संपूर्ण मानवता के लिए ज़रूरी है। और भारत इस लड़ाई को बहुत वर्षों से, दशकों से लड़ रहा है और मैं मानता हूँ कि ये लड़ाई जो है वो निर्णायक मोड़ पे पहुँच चुकी है। जी। सर आपने कहा कि इस लड़ाई को ख़त्म करना है। बिल्कुल ख़त्म करने के कगार पर हम लोग थे। ऐसा हमारे देशवासी वासी सोचते हैं, हम सोचते हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों पर आ गया था। तो सर जब दुश्मन घुटनों पर आ जाए, तो उसको माफ़ी नहीं दी जानी चाहिए।
अनुराग जी, आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि जब जहाँ भी हम भी जाते हैं, ये आपका सवाल ऐसा नहीं है कि ये सवाल जो है चौक चौराहों गली हाँ में सब हाँ, जगह यही पूछ रहे हैं। यही पूछ रहे हैं लोग सर। लेकिन ये सब आप लोगों की मेहरबानी है कि जब आप लोगों ने उसी वक्त अनाउंस कर दिया था कि हमने कराची भी कब्जा कर लिया, लाहौर भी कब्जा कर लिया, तो लोग ये पूछ रहे हैं भैया जब कराची लाहौर कब्जा कर लिया लौट क्यों आए? ऐसा नहीं था। हमारे जो जो हमारे धुरंधर, सेना के धुरंधर हैं, उन्होंने जिस तरह से आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं की घुस-घुस करके धुनाई की है, धुलाई की है, धुआँधार धुनाई की है, उससे वो धूल-धूसरित हुए हैं। उनको जो ज़ख्म मिला है, जो है वो जन्मांतर याद करने वाला ज़ख्म है। लेकिन ये बात सही है कि अपेक्षाएँ हैं, ये बात सही है कि लोगों की अपेक्षा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। यानी कि आतंकवाद जो है वो किसी भी तरह से होगा, किसी भी रूप में होगा तो वो छोड़ा नहीं जाएगा और इसी का नतीजा है कि हमारे बहनों के, हमारे माँ-बहनों का जो इन्होंने सिंदूर उजाड़ा, उनकी सल्तनत उजाड़ी गई है। और आगे भी जो है वो इस तरह की अगर वो दुष्टता करेंगे, तो उनको जो दंड मिलेगा उसका उन्हें अच्छी तरह से एहसास है। सर, हर गली मोहल्ले में चर्चा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है और चर्चा ये भी है, आपको तो सर अच्छी तरह से मालूम है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प साहब का एक ट्वीट आया, उस ट्वीट के बाद तुरंत हमारी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। तो लोगों में ये बात ये है कि भाई मध्यस्थता इतनी जल्दी नहीं माननी चाहिए थी। नकवी साहब के बारे में मैं जानता हूँ, बहुत खुले दिल से बात करते हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसा ही जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। क्या ऐसे समय में जब आतंकवाद ने हम लोगों की एक तरह से कमर तोड़ने का काम किया, इतना बड़ा हमला किया, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई ये जो गोलियां चली वो उन लोगों पर नहीं चली, ये देश के हर देशवासी के सीने को छलनी कर दिया आतंकवादियों ने, तो क्या ये सीज फायर ज़रूरी था? देखिए, पहली बात तो एक बात आपको समझना होगा कि इसके बारे में हमारे जो ऑथराइज़ सेना के लोग हैं, सर। एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया। देखिए, उड़ती उड़ती बातों में, बात के बतंगड़ वाली बातों में मैं बहुत यकीन नहीं करता। जहाँ तक सवाल है हिंदुस्तान का बहुत शुरू से ये एक मत है कि हम इस मुद्दे पर जो है वो कोई बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमें उन्हें चाहिए भी नहीं। इसीलिए हमने आपको कहा ना, न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से हम निकलेगा। इसे निकलेगा। हम इस कांटे को निकाल के फेंकेंगे और इस संकल्प और इस मजबूती के साथ हम आगे बढ़ भी रहे हैं। और इस आज़ादी के अमृत काल में जो संसद का एक प्रस्ताव था 1994 का कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, तो वो मैं दिखाई पड़ रहा है कि आज़ादी के अमृत काल में संसद का ये सर्वसम्मत प्रस्ताव जो है वो साकार हो सकता है और होता दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं एक चीज़, ट्रम्प साहब ने क्या कहा, किसी और ने क्या कहा, उसके आधार पर हम नहीं, भारत ने क्या कहा, हमारा भरोसा भारत और भारत के नेतृत्व पर है। देखिए, इस दुनिया में जो है, वो दुनिया में जब भी आपके ऊपर, अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, आपके मोहल्ले में भी अगर लड़ाई हो जाती है तो अगल बगल वाले जो है वो मज़ा लेने की कोशिश करते हैं। आपने जिनके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा भलाई भी की होगी, वो भी कहेंगे आज जो है ये बहुत ताकतवर है, ज़रा इसको थोड़ा परेशान होने दो। तो ये कई लोगों की इस तरह की आदत है। और मैं मानता हूँ कि इन आदतों के आधार पर या इस तरह के, मैंने एक चीज़ कहा कि हमारी इस लड़ाई को हम इसके निर्णायक मोड़ पे ले जा रहे हैं और आज दुनिया को भी हम ये बताना चाहते हैं कि भैया ये हम अपनी लड़ाई समझ के तो लड़ रहे हैं और लड़ के उनको तबाह भी कर रहे हैं, उनको सबक भी सिखा रहे हैं। लेकिन कल को जो इस टेरर वुड से जो टेररिस्ट का उत्पादन हो रहा है, जो देश जो है आतंकवादियों का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो उत्पादक बन गया है, आतंकवादी जिसकी सबसे बड़ी संपदा बन गई हो, तो निश्चित तौर से ये आपको भी सबको समझना होगा। और इसीलिए जो देख रहे हैं आप, जो डेलीगेशंस वगैरह गए हैं, वो इसी बात को पूरी दुनिया को आगाह कराने के लिए गए हैं। सर, ये जो डेलीगेशन गए हैं, डेलीगेशन का सवाल मैं आपसे पूछने ही वाला था। तो इस डेलीगेशन को भेजने की वजह क्या है? थोड़ा दर्शकों को विस्तार में समझाइए कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग गए हैं पूरे अलग अलग देशों में, तो उसका मकसद क्या है? देखिए, पहली बात एक बात समझना होगा कि ये किसी पार्टी का डेलीगेशन नहीं है, कांग्रेस का डेलीगेशन नहीं है, ये कंट्री का डेलीगेशन है। और
दुनिया के तमाम देशों में, क्योंकि एक ऐसी ग्लोबल प्रॉब्लम है, टेररिज्म जो है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, और इस ग्लोबल प्रॉब्लम के खिलाफ जो भारत ने धर्म युद्ध शुरू किया है, जो एक महासंग्राम शुरू किया है, तो निश्चित तौर से दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि भैया ये जो हमने इस धर्म युद्ध हमारा है, ये केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए है। और जो कुछ भी हुआ इस दौरान, बहुत सी चीज़ें उनको पता होंगी, बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि उनको ना पता हो। उन चीज़ों को जो है वो ये एक जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होते हैं, जो राजनयिक एफर्ट्स होते हैं, वो मुझे लगता है कि इस वक्त जो है वो ज़रूरी थे, और वो ये जो है वो बहुत सफल होंगे। सर, कल मोदी जी का भाषण राजस्थान में आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि मोदी की नसों में खून नहीं, सिंदूर दौड़ रहा है, बारूद दौड़ रहा है। उन्होंने पहले भी एक इस तरह का बयान दिया था कि पाकिस्तान को मिट्टी मिला दिया जाएगा। तो उनके इस बयान के बाद लगातार पूरे देश में अब चर्चा शुरू हो गई है कि भाई अब ऑपरेशन सिंदूर अब थमा नहीं है, अभी ऑपरेशन बाकी है। तो क्या आपको लगता है कि अभी कुछ और देश और मूड में हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि संग्रह जो अभी हमारा ये लड़ाई थी, अब युद्ध तो अभी नहीं हम कहेंगे, लेकिन जो हमने इसमें उनको जो है वो इनके आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो हमने आक्रमण किए थे आतंकवादियों पर, उस पे अभी विश्राम हुआ है, विराम नहीं हुआ है। और इसलिए जो है ये इस बात को सेनाओं ने भी कहा कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर का विराम है, विश्राम है, विराम नहीं है ये। हमने अभी कुछ रुकावट है, इसमें रुके हैं, लेकिन ये अगर पाकिस्तान लगातार इस तरह की आतंकवादी दहशतगर्दी की दरिंदगी करेगा और फिर से करने की हिमाकत करेगा, तो उसको उसका जवाब दिया जाएगा। सर, वैसे देश में अभी तक जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, उनमें अलग अलग हमले हुए हैं, उनमें कोई कॉमन चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन इस हमले में एक कॉमन चीज़ ये सामने आई, एक विशेष चीज़, कि भाई पहले धर्म पूछा और उसके बाद गोली मारी गई। तो आपको क्या लगता है कि इस आतंकवादी हमले के बाद उनकी साजिश क्या थी आतंकवादियों की, कि क्या वो देश में गृह युद्ध चाह रहे थे छिड़े, क्या हिंदू मुस्लिम में जो भाईचारा है, देखिए जो गंगा अनुराग जी, एक जमुनी बात तहजीब है, वो हाँ खराब हो? अनुराग जी, एक बात मैं बताऊं आपको, हमारे देश में जो है वो सांप्रदायिक आधार पे कभी भी गृह युद्ध नहीं हो सकता। अब मैं उसका कारण बताता हूँ। जिस वक्त हमारा देश का बंटवारा हुआ 1947 में, और 47 और 50 के बीच में लोग आए गए, इधर गए उधर गए, वो जो पार्टीशन का हैंगओवर था, वो हैंगओवर उतर चुका है। अब हो गए लगभग 75 साल से ऊपर हो गए, और जो लोग यहाँ से गए थे वो भी जो है वो कोई 25 साल का रहा होगा, कोई 30 साल का रहा होगा, कोई 40 साल का रहा होगा। वो कई लोगों की वहाँ डेथ हो गई है और कई लोग बुजुर्ग हो गए होंगे। यहाँ पर भी जो है वो जो लोग उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार के हैं, उनसे अब उनकी कोई संपर्क संवाद नहीं रह गया है, न कोई इमोशनल उनके साथ कोई अटैचमेंट रह गया है। वो उस वक्त जब 1971 वाली वार थी, तो मैं उस वक्त मान सकता हूँ कि उस वक्त एक ऐसा माहौल था कि भाई हमारे पिताजी हैं, हमारे दादा हैं, हमारे नाना हैं, हमारी दादी हैं, हमारी फूफी हैं, हमारी मामी हैं, फलां है ढिमाका, वो हैं वहाँ पे, तो भैया वो सुरक्षित है कि नहीं है, चिंता होती थी। अभी किसी को यहाँ चिंता वंता नहीं है। उनको और उनकी धुनाई और उनकी धुलाई होनी चाहिए, क्योंकि जो आतंकवाद की जो है फैक्ट्री बना हो जो देश, उसको इस धरती पर रहने का अधिकार जो है वो अधिकार नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ लोग अगर ये सोचते हैं, और ख़ास तौर से ये दहशतगर्द लोग जो इस्लाम को अपना सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करने वाले हैं, तो उनकी ये गलतफहमी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये जो उस आतंकवाद के अपने अपराध है, इंसानियत को लहू बहाना उस अपराध है, और जो सबसे बड़ा अपराध है कि इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके आपने धर्म पूछ पूछ करके ये जघन्य अपराध किया है। तो इसीलिए अब मैं कह रहा हूँ कि इन जल्लादी ज़ालिमों के, इन जिहादी ज़ालिमों के जुर्म और जुल्म को ज़मींदोज़ किया गया है, और आगे भी होगा ऐसा ही। सर, उनको अंदाज़ा इस बात का था कि भाई हिंदुस्तान में जो चुनाव जब होता है तो हिंदू मुस्लिम होती है, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उन पर बीजेपी हमला बोलती है, धार्मिक पिच पर चुनाव होता है, अगर वो इस तरह से हमला करेंगे तो इंडिया की पॉलिटिक्स पर भी कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ उनकी देखिए, मंशा ये रही होगी? हमारा हम इंटरनली जो है वो चुनाव के दौरान जो है वो पार्टियों के बीच में वोट बढ़ते हैं, पार्टियों के आधार पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन जहाँ पर जो है वो हमारे दुश्मन की बात आ जाएगी, हमारे ऐसे दुश्मन की बात आ जाएगी जो दहशतगर्द दरिंदगी का जो है वो दानव बना हो, तो जो है वो पूरा देश एक हो जाएगा। और इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि इस बार जब पहलगाम में जो हुआ है, उसके बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक, हर देश के कोने से इन आतंकवादियों के तबाही करने की आवाज़ें दिखाई पड़ी। और भारत के साथ हर वर्ग, हर समाज का हिस्सा एक स्वर से खड़ा हुआ, भारत की सेना के साथ और भारत के नेतृत्व के साथ। सर, इन सब के बाद कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या आप समझते हैं अभी? मैं मानता हूँ कश्मीर में एक बदलाव आया है, ख़ास तौर से 370 के बाद। कश्मीर वो कश्मीर हो गया था जहाँ पर कि आतंकवादियों, अलगाववादियों का एक पैरेलल पूरा सिस्टम चलता था। और वो जो है वो इस तरह के अलगाववादी और आतंकवादियों का जो एक पैरेलल सिस्टम था, वो पूरी तरह से डिमोलिश हुआ है। इतनी दिनों तक, इतने लंबे समय तक कश्मीर जो है वो आतंकवाद का जो है वो पीड़ित रहा, आज कश्मीर के लोग पीड़ित रहे। एक चीज़ हमको समझना होगा कि मेरे हिंदुस्तान के लोग सिर्फ कश्मीर से ही नहीं प्यार करते, बल्कि कश्मीर के लोगों से भी प्यार करते हैं। इसलिए जो है वो कश्मीर की बेहतरी के लिए हिंदुस्तान का हर व्यक्ति चाहता है कि कश्मीर की बेहतरी होनी चाहिए। और उस बेहतरी के लिए जो है वो आतंकवादियों का जो वर्चस्व था उसका खात्मा होना चाहिए। और इसलिए बहुत हद तक और बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादियों का जो गुरूर और सुरूर था वो चकनाचूर हुआ है। जी। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से और जो इंडिया में पॉलिटिक्स चलती है हिंदू मुस्लिम के बीच में, उसकी वजह से आपको लगता नहीं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खाई सी पट गई है? जहाँ हिंदू समाज के युवा खड़े होते हैं तो वहाँ मुसलमानों के लिए वो अच्छी सोच नहीं रखते। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, ये व्यक्तिगत। हमारी जो घरेलू बात है, ये बात आप अनुराग जी, ये बात फैक्ट है कि इस दौरान जो है वो जो हमने कहा ना, ये सोशल मीडिया का जो अपना गोरख धंधा है, हम्म, उसने समाज में को डिवाइड करने में एक भूमिका निभाई है। लेकिन एक जो अच्छी बात है कि डिवाइड और उस डिवाइड से प्रभावित होकर के उद्दंडता और अराजकता करने वाले कितने लोग हैं? गिनती के। मतलब आप जो है वो गिनती में गिन लें कि भाई कहीं 100 हैं, कहीं 50 हैं, कहीं 40 हैं, इधर 100 होंगे, उधर 100 होंगे, ये इससे ज़्यादा नहीं है। समाज जो है वो कभी इन लोगों को अच्छी तरह से, अच्छी नज़र से नहीं देखता। जो लोग जो है वो इस तरह की उद्दंडता और अराजकता के ज़रिए समाज में बिखराव और टकराव का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनको कभी भी जो है वो समाज ने जो है वो ना तो प्रश्रय दिया है और ना ही उनको जो है वो कभी भी अच्छी तरह नज़रों से देखा है, बल्कि उनको जो है वो हतोत्साहित किया है और कहा है कि ये काम जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है ये। क्योंकि हमारे देश का देखिए अनुराग जी, डीएनए क्या है? जिस वक़्त जो है वो देश का बँटवारा हुआ 1947 में, 50 के बीच में मान लीजिए, अच्छा। तो उस वक़्त जो है वो पाकिस्तान एक पड़ोस में बना, जिसको हम अभी आज टेररिस्तान बना हुआ है, आतंकिस्तान बना हुआ है। वहाँ पे उसने एक अपने देश में इस्लामिक झंडा फहराया। मेरे देश में जो है वो तिरंगा फहराया और हमारे देश में पंथ निरपेक्षता का वाला जो है वो देश बना और उसका देश जो है वो इस्लामिक देश बन गया। यानी हमारे देश में बहुसंख्यक कौन था? हिंदू था। हिंदू। हिंदुओं ने जो है वो पंथ निरपेक्षता का रास्ता चुना और वहाँ पर बहुसंख्यक कौन थे? मुस्लिम मुसलमान थे। थे। उन्होंने जो है वो इस्लामिक राष्ट्र का रास्ता चुना। तो ये हमारे देश का डीएनए है। हमारे देश का डीएनए सहिष्णुता का है, सर्वभवन्ति सुखिनः सर्वसन्तु निरामयः का है। हमारे देश में जो है वो सर्वधर्म समभाव की बात है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये इस डीएनए को कोई मार नहीं सकता, इसका कोई नुकसान कर नहीं सकता। लेकिन इस डीएनए पर हमला तो बोला ही जा रहा है। कर्नल कुरैशी वाले मामले में आप देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने किस तरह की बात बोली, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी डाइजेस्ट नहीं कर रहा है कि भाई वो माफ़ी मांगने तक को तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि भाई आपके जो मगरमच्छ के आंसू हैं हम आपको माफ़ नहीं कर सकते इस नहीं, पर। अब मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ लोग जो है वो जोश में होश खोते हैं और जो भी
उन्होंने कहा वो बहुत गलत कहा, बेवकूफ़ी भरी बात कही है और एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह की बात बहुत बैड टेस्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा या और कोर्ट्स ने कहा, मैं तो उसको वो अपना ठीक है उनकी टिप्पणी, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो गलत है। देखिए, एक चीज़ हमें समझना होगा कि आज जो है वो हम पूरे देश जो है वो सद्भाव के साथ जो है वो एकजुट होकर के एक स्वर से जो है आतंकवाद की इस लड़ाई में खड़ा हुआ है। आप उसमें जो है वो जोश में होश खो करके इस तरह की जो है वो बेवकूफ़ी भरी बातें कहेंगे तो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर, आपने उसका इस्तीफ़ा भी नहीं लिया। एक तरफ जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो देश की बेटियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, और जिस तरह से बयान मंत्री जी का आया, तो सर उनके बयान के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जो देश के मुसलमान हैं और जो बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनको अपनी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सरकार को। देखो, कभी किसी ने सर्टिफिकेट नहीं मांगा। कोई भी अगर ये सोचता है कि हम राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, अभी तो एक आजकल नया फैशन चला हुआ है, फतवों के ठेले बहुत दिखाई पड़ रहे हैं कि जैसे सब्जी और नहीं बिकती कि भाई आलू ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो, ऐसे फतवे ले लो, उस तरह के कुछ ठेले आजकल घूमने लगे। उसी तरह से कुछ लोग जो है वो राष्ट्रभक्ति की जो है वो सर्टिफिकेट की भी जो है दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, और ऐसी राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट की दुकानें हैं जिसमें ना कोई, जिसका अंदर कोई भाव नहीं रह गया है, बाहर कोई मोल नहीं रह गया है। अरे कौन देगा भैया राष्ट्रभक्ति की किसी को सर्टिफिकेट? राष्ट्रभक्ति हमारे देश के लोगों के रगों में बसी हुई है और उसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के बारे में आम जनता में ये बात होती है कि बीजेपी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, या यूं कह दें कि जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो मुसलमानों के खिलाफ वो काम करती है। क्या आप बीजेपी में कंफर्टेबल हैं सर? देखिए, बीजेपी जो है वो पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी, राजनीतिक असहिष्णुता की सबसे बड़ी शिकार रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी देश की पार्टी है जो राजनीतिक स्पृश्यता और असहिष्णुता की एक बड़ी शिकार रही, और मोदी जी तो सबसे बड़े रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है या उससे पहले जनसंघ जो थी, तब से एक ही प्रचार किया गया बीजेपी के लिए, वो इंदिरा जी से शुरू करिए अगर आप तो, और अभी तक, कि बीजेपी जो है वो बहुत ख़तरनाक पार्टी है, बीजेपी अल्पसंख्यकों की दुश्मन है, बीजेपी जो है वो धर्मनिरपेक्षता के लिए ख़तरा है, और अभी तो संविधान क्या क्या सारी चीज़ें कहना शुरू कर दिया कि संविधान के लिए भी ख़तरा है और लोकतंत्र के लिए भी ख़तरा है, पता नहीं क्या क्या कहानी किससे करने लगे। तो उन तमाम चीज़ों के बावजूद जनता ने इन तमाम चीज़ों को रिजेक्ट किया और बीजेपी को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने का नतीजा है कि भारतीय अटल जी की सरकार बनी। उसके बाद जो है वो मोदी जी की ये तीसरी सरकार बन रही है। पहली सरकार होगी जो बिना कांग्रेस और किसी कुनबे के रिमोट और सपोर्ट के चल रही है। तीसरा मतलब लगातार कंटिन्यूएशन में तीसरा कार्यकाल में चल रही है। इसमें कोई कुनबे का रिमोट और सपोर्ट नहीं है। पहले तो ये होता था, जो सरकारें भी बनती थी गैर कांग्रेस वाली सरकारें, या तो उसको कांग्रेस का सपोर्ट मिलता था, कुनबे का रिमोट से चलती थी। मुझे याद है आप कहते थे बैसाखी की सरकार चल रही है। हाँ, बैसाखी की सरकार थी। तो ये एक पॉजिटिव जो है चेंज हुआ है। उसी तरह से कई राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या एनडीए की सरकारें हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन जो है वो आया है, और मैं मानता हूँ कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने दशकों जो है वो परेशानी झेली, दर्द झेला, जिस तरह से उस पर अटैक हुआ, लेकिन बिना रुके हुए, बिना थके हुए बीजेपी के लाखों करोड़ों को समर्पित कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ काम किया। हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी ने, या अटल जी भी रहे हों या अब आज मोदी जी भी हैं, या और राज्य की सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में योगी साहब हैं, उन्होंने जो है वो काम में मुसलमानों के साथ कमी नहीं की, विकास में उनके साथ किसी तरह की कमी नहीं की, लेकिन वोट में कंजूसी होती है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुसलमानों को भी इस बात को सोचना होगा कि भैया जब तुम्हारे साथ विकास में कमी नहीं तो वोट में कंजूसी क्यों? कब तक जो है वो आप राजनीतिक तुष्टीकरण के छल
से जो है वो अपने जो सामाजिक और समावेशी सशक्तिकरण के बल को जो है हाईजेक कराते रहोगे, क्योंकि ये तो पार्टियां ऐसी हैं कि मुसलमानों को जो है च्युइंगम की तरह यूज़ करते हैं, च्युइंगम की तरह चबाया और उसके बाद चलता बनाया वोट ख़त्म होते ही। तो इस चीज़ को सबको अच्छी तरह से समझना होगा। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक परिवर्तन आया है, क्योंकि मैं खुद मुझे पार्टी ने जो है वो 5-5, 6-6 चुनाव लड़ाए, जीता भी, हारा भी। कुछ लोग जो है वोट दे भी देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, ज़्यादातर लोग नहीं देते। तो हम लोगों के लिए तो प्रॉब्लम दूसरी हो जाती है कि वो कहते हैं कि साहब ये तो बीजेपी वाला है इसलिए वोट मत दो, और बहुत से एकदम जो दकियानूसी हिंदू समाज के लोग वो कहेंगे ये तो आप जो मुसलमान है इसको मत दो। तो उधर गद्दा इधर खाई, तो दोनों तरफ है। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम ज़्यादातर लोग जो है वो इसके बहुसंख्यक समाज के लोग जो है ज़्यादातर इसके पक्ष में नहीं है, सब लोग इससे लेकिन अल्पसंख्यकों में जो है वो अल्पसंख्यक ख़ास तौर से मुसलमानों में ज़्यादातर लोग जो है वो अभी भी जो है वो उसी गुरूर और सुरूर में चकनाचूर हैं कि साहब बीजेपी को हम ही हरा पाएंगे या हम ही जो है रोक पाएंगे। तो इस गुरूर सुरूर से बाहर निकलो भैया, ना आप बीजेपी को हरा पा सकते हो और ना आप रोक सकते हो। बीजेपी चल रही है, आप उसके साथ चलो, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। तो अब धारों के बहाव को बदलो और धारा के साथ चलो। सर देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल मैं मानूंगा। आपने कहा कि जितनी भी सरकारी स्कीम है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है या तो दलित लेते हैं या मुसलमान लेते हैं, जो कमज़ोर है, जो जो कमज़ोर है। मुसलमान पिछड़े हैं, गरीब हैं, हाँ। कमज़ोर हैं, उनको मिलता मैं है। सही बहुत बात सारे है। ऐसे मुस्लिमों को जानता हूँ जिनसे रूटीन में हम लोग मिलते हैं, हाँ। फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला या हेयर ड्रेसर पर जो लोग काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि भाई हमें प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हमें मकान मिला, हमारे पास मकान बनाने को पैसे नहीं थे तो सरकार ने हमें पैसा दिया। तो सरकार कोई कोताही नहीं बरत रही है अल्पसंख्यकों के साथ। लेकिन जब डिसीजन की बारी आती है, आपके जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं जब वो बयान देते हैं, उस बयान से मुसलमान थोड़ा सा गैप कर लेते हैं बीजेपी से। देखो क्यों कर लेते हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो एक्सक्यूज़ है कि बहानाबाजी है, हाँ। ये ठीक नहीं है। अरे भाई दोनों तरफ से तो आते हैं बयान ना, इधर से भी तो जो है वो तमाम तरह के कठमुल्ला टाइप के लोग जो है बयानबाजी करते अब रहते जैसे हैं सर और इधर से भी आते रहते हैं। तो इसके आधार पर आप जो है वो अपना डिसीजन करोगे क्या? अब जैसे सर बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे संभल का आपने बर्निंग इशू देखा, इसके अलावा काशी और मथुरा का जो इशू चल रहा है, तो इन सब को लेकर लगता है मुसलमानों को कि भाई आप लोग जितने भी मुसलमानों की मस्जिदें हैं उनको सबको तोड़ के एक दिन मंदिर बना लेंगे। जो हजरत की जो दरगाह है उधर अजमेर की, उसको लेकर भी आपने देखा, हालांकि प्रधानमंत्री ने जब वहाँ पर चादर भेज दी तो सारे हिंदू भक्त एकदम शांत हो गए। तो सर ये इस तरह की जो बयानबाजी है, तो कहीं ना कहीं जो एक सॉफ्ट मुस्लिम है जो भाजपा की तरफ आना चाहता है, जुड़ना चाहता है, वो इन फैसलों से थोड़ा दूर हो जाता है। देखो मुसलमानों में भी आप जो कहते हो ना सॉफ्ट मुस्लिम, हार्ड मुस्लिम, ये क्या होता है? हाँ। ये जो है वो ये सब जो है वो हमारे जो बहुत हाई लेवल के बुद्धिजीवी लोग हैं उनका बेवकूफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी मुसलमान जो है नेशनलिज्म के प्रति जो है प्रतिबद्ध हैं। हम वोट के आधार पे नहीं कह रहे, वोट तो कोई हमें वोट नहीं दे रहा है तो वो राष्ट्रद्रोही नहीं हो गया, कोई हमें वोट दे रहा है तो वो राष्ट्रवादी का उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल गया। ये मैं इस गलतफहमी में मैं नहीं रहता। मुझे जो वोट, मैं जब चुनाव लड़ता हूँ तो बहुत से लोग मुझे वोट नहीं देते, लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं, अपने इलाज के लिए आते हैं, अपने काम के लिए आते हैं, अपनी रोज़गार के लिए आते हैं, तो हम उनके साथ ये नहीं पूछते कि भैया तुमने मुझे वोट दिया था कि नहीं दिया था। क्योंकि आप ऐसी एक राजनीतिक पार्टी हैं जो आइसोलेशन में नहीं रह सकती, आप अलग थलग होकर के नहीं रह सकते। आपको अनवरत जो है समाज के उस हिस्सा, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे और पिछड़े समाज के लोग हैं जो कि किसी कारण से आपसे अलग हैं, आपके साथ उतनी मजबूती के साथ उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है, उनको आपको साथ लेने के लिए और आगे बढ़ना होगा। वो आपको जो है वो 4 कदम बढ़ना होगा तो वो 2 कदम बढ़ेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में जो है वो जहर भर दिया गया है। जहर डाइल्यूट तो हो रहा है लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि इस दिशा में काफ़ी काम हुआ भी है और भी आगे होगा, लेकिन कुछ जो है वो सेकुलरिज्म के सियासी जो सिंडिकेट वाले लोग हैं, सूरमा हैं, वो समय समय पर अपनी कारस्तानी करते रहते हैं। सर उत्तर प्रदेश में एक शब्द बहुत चलता है, लव जिहाद।
उसके बाद कुछ मुसलमानों ने मुस्लिम कॉलोनियाँ काटनी शुरू की, तो उसमें लैंड जिहाद शब्द जुड़ गया। इन दोनों शब्दों को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कहना है? देखो ऐसा है कि ये जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, घोड़ा जिहाद, गधा जिहाद, ये सब जो है ना, ये सब जो है वो आप लोगों की, ये शब्द आप लोगों की मेहरबानी है। आप लोगों की मेहरबानी मैं आपके आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मीडिया, सोशल मीडिया की मेहरबानियाँ हैं ज़्यादातर। हमने तो कभी सुना नहीं। नहीं सर, यूपी के देखिए क्या मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ खुद बोलते हैं यहाँ तो कानून भी है लव नहीं जिहाद नहीं, को ये लेकर। बात सही है। देखिए क्या है, जो जो है वो फोर्सफुल, जी फ्रॉडुलेंट एंड फंडेड, सर। यानी कि जो है वो आप बलपूर्वक लालच दे करके जो धर्म परिवर्तन का एक धंधा चाहे, वो बहुत बड़े, आज से नहीं चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। इस धर्म परिवर्तन के धंधे को बंद करना होगा। बहुत बड़ी तादाद में एक समय ऐसा आया था कि जो कमज़ोर तबकों की इलाके थे, आदिवासियों के इलाके थे, उसमें बहुत बड़ी तादाद में ऐसे इलाके थे जो बेचारे गरीबी से जूझ रहे थे। उसमें कुछ जो इस तरह की मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थे और कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस थे। उन्होंने धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा रैकेट शुरू किया था। ये अच्छी बात है कि इस दौरान जो है उस पे कंट्रोल हुआ है। लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे तो धर्म परिवर्तन के मामले में जो फ्रॉडलेंट होता है, जो फोर्सफुल होता है, जो फंडेड होता है, और इस तरह के धर्म परिवर्तन के धंधे पर राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्यों में कई जगह पे है। सर, आज का जो मुस्लिम युवा है वो आगे बढ़ना चाहता है। वो अब नहीं चाहता कि भाई वो गंदी पॉलिटिक्स का शिकार हो, लड़ाई झगड़ों में फंसे, फसादों में फंसे। तो मैंने देखा सर काफ़ी सालों से कि जो मुस्लिम युवा है वो इंजीनियरिंग में भी जा रहे हैं, पत्रकारिता में भी आ रहे हैं सर। हमारे ऑफिस में भी आप देखें तो कई ज़िलों में मुस्लिम रिपोर्टर हैं, मुस्लिम अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। सर, संभल का एक इशू चल रहा था, जब उसकी रिपोर्टिंग चली तो एक नैरेटिव बीजेपी की तरफ से बनाया गया। उसमें क्या था कि जिस जिस ज़िले में जिस जिस मीडिया संस्थान के मुस्लिम पत्रकार हैं उनके बाकायदा नाम लिखे गए और उसमें लिखा गया कि मीडिया जिहाद, एक नया शब्द आ गया और आपकी पार्टी के एक विधायक ने ये जारी किया। मैं एक बात बताऊं आपको, आजकल जो है वो कुछ स्वयंभू राष्ट्रवादी घूमते हैं। उन्होंने जो है वो अपने को जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम जो है वो राष्ट्रवाद के सबसे बड़े जो है वो मसीहा हैं, और उस चक्कर में दुकानों पे बोर्ड लगवाना शुरू कर देंगे। फिर कह देंगे कि जो है वो इससे इससे सामान खरीदो, इससे सामान मत खरीदो। ये जो इस तरह की अनटचेबिलिटी और असहिष्णुता का जो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं लोग, वो उससे जो है वो समाज पे तो असर पड़ता नहीं। आप ये बताओ, कुछ दिनों पहले इस तरह का धंधा लोगों ने शुरू किया था, बेवकूफ़ियाँ। कितने लोगों ने जो है वो उनकी बात मानी, और कितने लोगों ने कहा कि साहब हम उससे सब्ज़ी नहीं खरीदेंगे, हम उससे पानी नहीं लेंगे, हम उससे जो है वो दाना नहीं अब सब रूटीन खरीदेंगे। में चल रहा है सर। हमेशा चलेगा। ये तो पानी के बुलबुले हैं, फूको तो एकदम उड़ के गायब हो जाएगा, और समाज इसको कभी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन शौक रहता था, फिर मीडिया में भी उसका हाइप होता है कि साहब देखिए ये जो है वो सब्जी जहाज शुरू हो गया, ये घोड़ा जहाज जिहाद शुरू हो गया, ये खच्चर जहाज शुरू हो जाएगा। तो पता नहीं कितने ऐसे जहाज तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुने। अभी देखिए सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा आपने सुनी होगी, बहुत शान से निकलती है, बड़ी यात्रा होती है। अब फिर दोबारा शुरू हो जाएगा कि वहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सब अपने नाम के बोर्ड लगाएं। अब दोबारा मीडिया में शुरू हो जाएगा सर। अनुराग जी, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ धार्मिक ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें कि हम सबको जो है वो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस वक्त लोग शुचिता पर ध्यान रखते हैं, शुद्धता पे ध्यान रखते हैं, और खाने पीने में बहुत परहेज़ का वो एक वो रहता है कि भाई, तो उस समय में जो है वो जो भी वहाँ पर जो है वो दुकानदार भी हों या जो हों, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग जो है वो दूसरे का ध्यान सामान्य रखें। उसमें नहीं आ रहे हैं, सामान्य समय नहीं है। ये एक कावड़ यात्रा जो है वो एक शुद्धता के साथ आदमी करता है। अब कोई कहे कि नहीं हम जो है इसमें ही जो है वो वहाँ पर मीट बेचेंगे, अब क्या ऐसे होता है क्या? तो दोनों तरफ से ताली बजती है, इसलिए कुछ लोग जो है ज़िद करते हैं। इस ज़िद की जो जहालत है
उसको जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सर थोड़ा वेस्ट बंगाल के बारे में बात करते हैं, वहाँ जो सिचुएशन चल रही है उस पर क्या कहेंगे आप? देखो ऐसा है कि हमारा देश अकेला एक ऐसा देश होगा जहाँ जहाँ पर बहुसंख्यक जो है वो सांप्रदायिक असहिष्णुता का शिकार हो रहे हैं। और उसका एक ही कारण है कि जो वहाँ पर इस तरह के क्रिमिनल कम्युनल क्रूर कारीगर हैं, उनकी करतूतों को जो है वो प्रोटेक्शन मिलता है, उनका संरक्षण मिलता है, उनको जो है वो सियासी समर्थन मिलता है, और इस वजह से ऐसा हो रहा है। और ये तो मैं ताज्जुब करता हूँ कि वहाँ के किसी राज्य का मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री ये बात कहे कि साहब हमारे यहाँ 30% है, 35% है, उनके अगर वहाँ अराजकता कर रहे हैं तो हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। यानी आप जो है वो 65% लोगों को जो है वो ठुकाई करवा सकते हैं, उनकी पिटाई करा सकते हैं, लेकिन इन 30-35% लोगों के अंदर जो गिने चुने लोग इस तरह की बदमाशी कर रहे हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो एक उन ऐसे लोगों को प्रश्रय मिलता है, ऐसे लोगों को जो है वो प्रोटेक्शन मिलता है, संरक्षण मिलता है, वो कंट्रोल होना चाहिए। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई सर है। पूरा देश देख रहा है कि बंगाल में किस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, सेंट्रल में आपकी सरकार है, सर आप लोग ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते? हो रहा है, देखिए ऐसा है कि अभी और ज़्यादा ठोस हो जाएगी तो आप ही लोग कहने लगेंगे कि साहब जो है वहाँ की चुनी हुई सरकार है, जनता ने उसे चुना हुआ है, उसके साथ जो है वो असंवैधानिक तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है वो केंद्र की तरफ से या वहाँ पर गवर्नर हैं उन्होंने भी काफ़ी चीज़ों पे उस पे बंदिश लगाई है, रोक लगाया है। लेकिन ख़ुद उनकी चीफ मिनिस्टर को या उनकी सरकार को समझना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ की सरकार जो है वो इस तरह के सांप्रदायिक लोगों के, इस तरह के अराजक तत्वों से, इस तरह के राष्ट्रद्रोही ताकतों के सामने बंधक बन गई है उनकी। सर अभी जो एसआईटी रिपोर्ट आई वो आपने देखी होगी, और उसमें तो ये भी है कि जो टीएमसी के नेता हैं वो भी इस हिंसा में शामिल हैं, हिंदुओं को निशाना जो बनाया जा रहा है, खुद टीएमसी के नेता उसमें शामिल हैं, आपने देखी होगी ये रिपोर्ट सर देखिए वो। अभी इसमें तो रिपोर्ट आ गई आज, लेकिन वो तो ग्राउंड पे दिख ही रहा था कि जिस तरह से वहाँ की सरकारी पार्टी है, वो सरकारी पार्टी जो है वो इस हिंसा को बढ़ावा ही नहीं दे रही थी, बल्कि हिंसा की हिस्सेदार भागीदार बन रही थी। सर ये सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बयान दिया था कि मुर्शिदाबाद से लेकर जो पहलगाम तक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और ये जो हिंसा का जो सिलसिला है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से तथ्य सामने आए हैं, ममता बनर्जी हिंदुओं के प्रति क्रूरता और कट्टरपंथियों के प्रति उसका असीम लगाव है, तो देखिए उनके इस ये बयान का मैं कितना मानता समर्थन हूँ कि करते हैं देखिए सर एक आप? बात सही है कि अगर धर्म के आधार पर किसी को भी जो है वो उसके साथ जो है वो अन्याय होगा, जुल्म होगा, जुर्म होगा, तो वो तो कोई भी सभ्य समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। और ख़ास तौर से ये संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो भी केंद्र की सरकार है, कि ऐसे जो जो लोग इस काम को कर रहे हैं, उन पर जो है वो कानूनी तरीके से मजबूती के साथ उनको कंट्रोल करें और उनको सज़ा भी दिलाएं। जी। सर थोड़ा-सा अब वक्फ बोर्ड पर बात करते हैं। सर आपका एक बयान था कि जो वक्फ बोर्ड है, जो उसमें बदलाव है, वो वक़्त की भी ज़रूरत है और वफ़ की भी। इसको थोड़ा समझाइए सर आप। देखिए अनुराग जी, क्या है ये कोई आज का तो वक्फ का जो पूरा के पूरा विवाद है वो जी। कोई आज का नया नहीं है। ये सैकड़ों साल का है। मैं सैकड़ों साल कह रहा हूँ शब्द। जी सर। मैं ट्रम्प साहब की तरह नहीं कह रहा हूँ कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हाँ। 1000 साल पुरानी है। मैं सैकड़ों साल कह रहा हूँ। इसलिए कि आपको याद होगा कि जिस वक़्त जो है वो पढ़ा भी होगा आपने, याद मतलब जी। होगा क्या पढ़ा होगा कि 1894-95 में जो ब्रिटिश की प्रीवी काउंसिल थी, उसकी जुडिशियल कमेटी ने जो है वो एक जजमेंट दिया। जुडिशियल कमेटी जैसे सुप्रीम कोर्ट जी। हमारा, उसने जजमेंट दिया कि साहब ये जो वक्फ सिस्टम है, ये सर्वाधिक बुरा और समाज के लिए हानिकारक है। ये रिकॉर्ड में है, जी। अभी भी आप देखेंगे तो पता लग जाएगा। सर्वाधिक बुरा ये कब कहा? 1894। 1894-95 में। उसके बाद ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जितने भी देश थे जहाँ पे वक्फ सिस्टम था, उन्होंने अपने वक्फ सिस्टम में सुधार कर लिया। भारत में जो है वो उस वक़्त जो मुस्लिम लीग थी और भी जो कट्टरपंथी जमात के लोग थे, जिन्ना एंड कंपनी भी एक्टिव हो गई थी, उसने जो है वो इसके खिलाफ मुहिम खड़ी कर दी। और इत्तेफाक से जिन्ना ने अंग्रेज़ों से साँठ-गाँठ करके
1910 में जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो मेंबर बन गया, यानी कि जैसे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बम्बई से बन गया वो। जी। उसने फिर क्या किया कि इस पे उस प्रीवी काउंसिल के जजमेंट को निष्प्रभावी करने के लिए 1919 में जो है 1913 में जो है वो एक मुसलमान वक्फ एक्ट बनवा दिया, जी सर। जो कि 1923 में उसको फिर और बढ़ावा दिया गया। फिर बाद में जो है आपको याद होगा वो एक मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट बन जाता है, जिसे मुस्लिम शरीयत लॉ कहा गया। ये प्रोसेस होता रहा और उसी बीच में जो है वो तुर्की जिसकी आजकल चर्चा है, तुर्किया जिसे कहते हैं, तुर्की में जो है जो स्वयंभू वहाँ का खलीफा था, यानी कि राजा जो था, उसके खिलाफ विद्रोह चल रहा था। तो उसने कहा कि साहब ये इस्लाम के खिलाफ विद्रोह है। यहाँ पे इन्होंने सोचा कि वफ़ को बचाने के चक्कर में कि वफ़ का बच जाए, इसमें ये खिलाफत कमेटी बना दी। आपने तो सोचा होगा खिलाफत जो है आंदोलन जो है वो आज़ादी का था, आज़ादी का नहीं था, उसकी खिलाफत को बचाने के लिए था। और कांग्रेस ने 1920 में जो है कलकत्ता अधिवेशन में उस खिलाफत आंदोलन को समर्थन कर दिया। हालांकि वो गांधी जी को जब 1922 में जब ये चौरा चौरी का कांड हुआ, जिसमें कि बहुत से पुलिस के लोग और लोगों की हत्या हो गई थी, तो उसके बाद गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये जो खिलाफत वाला है इससे हम हाथ वापस करना चाहिए, ये गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग। ये एक प्रोसेस चलता रहा और उसके बाद जो जितनी बार भी 3-4 बार जो भी सुधार हुए वक्फ के सिस्टम में, वो जिन्ना एंड कंपनी का जो पूरा के पूरा जो वक्फ का उस समय का सिस्टम था, 1913 का रहा होगा, 23 का रहा होगा, या जो भी रहा, उसी में जो है वो कॉपी पेस्ट होता रहा। ये जो संवैधानिक सुधार हो रहा है या जो संसदीय सुधार हो रहा है, इस पर जो सांप्रदायिक वार क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जो लूट की लंपट लॉबी है, तो लूट की लंपट छूट का जो लीगल लाइसेंस था, उसकी नाकेबंदी और तालाबंदी होने जा रही है। और ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। मुसलमान इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। सर, आप देखिए, जब बीजेपी कोई भी कानून लाती है, चाहे कश्मीर से 370 हटाना हो या ट्रिपल तलाक का मामला हो, सर हर फैसले का विरोध मुसलमान करते हैं। तो ये विरोध है, क्या वास्तव में दिल से करते हैं या पॉलिटिकल उनको समझाया जाता है कि भी बीजेपी आपके लिए कानून ला रही है, जैसे वक्फ कानून है, इसका भी इन्होंने विरोध कर दिया। उनको ये नहीं मालूम कि वक्फ कानून का आने से उनको फ़ायदा है, नुकसान है। देखिए अनुराग जी, मैं इससे सहमत तो नहीं हूँ। मुसलमान तो विरोध नहीं करता। ऐसा है कि मुसलमान कितने हैं, 19 करोड़ हैं, 18 करोड़ हैं, जो भी होंगे अभी। आप जो है वो 1900 लोगों को जो है वो मुसलमान कहेंगे। कुछ इस तरह के कट्टरपंथी जो जमात के लोग हैं, जो अपने आप को स्वयंभू जो है वो मुसलमानों का जो है वो ठेकेदार बताते हैं, उनको आप मुसलमान कहेंगे, ये गलत है। राजनीतिक रूप से उनकी आपके साथ जो है वो मुसलमानों की जो है वो आपके साथ है कि नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर ये कहना कि साहब मुसलमान ही सारा विरोध कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक रहा हो या और भी चीज़ें रही हों, तो मैंने तो एक बार किसी एक मौलाना से पूछा था, मैंने कहा ये बताओ भैया, तुम कहते हो इस्लाम खतरे में है, ये जो जितने भी सुधार हुए हैं, ट्रिपल तलाक हुआ हो या जो अभी वक्फ का सिस्टम में जो सुधार हो रहा है, उससे इस्लाम का कौन सा पिलर हिल रहा है? इस्लाम के 5 पिलर हैं भाई। आपकी फेथ है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। यानी आप जो है वो आपकी कहाँ पे आपके फेथ और आपके जो ईमान है उस पर कोई ख़तरा है, नमाज पे कोई ख़तरा नहीं, रोज़े पे कोई ख़तरा नहीं, हज पे जाइए, आप किसी ने रोका नहीं है, आप दान दीजिए, ज़कात कीजिए। तो कहाँ कौन सा पिलर हिल रहा है? और अगर आपका ईमान इतना कमज़ोर है कि ज़रा सा कुछ होगा और हिल जाएगा, तो आप तो ईमानदार नहीं बल्कि बेईमान है आप तो। सर मैं ये चाहता हूँ कि बहुत ही साधारण शब्दों में आप मुसलमानों को एक मैसेज दीजिए कि वक्फ आपके लिए नुकसानदायक कैसे है और अब फ़ायदेमंद कैसे है इस बदलाव के। देखिए, ये जो है पूरे का पूरा जो अगर सुधार देखें तो ये आस्था का संरक्षण और व्यवस्था का सुधार है। धार्मिक आस्था का संरक्षण भी है इसमें और प्रशासनिक व्यवस्था का सुधार है, और प्योरली ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, प्रशासनिक सुधार है। ये कोई धार्मिक रिफॉर्म नहीं है कि कोई इस्लाम के अंदर घुस के उसमें रिफॉर्म करने जा रहा है। और ये जो वक्फ का सिस्टम है, इसमें हमेशा जो है वो सरकारी व्यवस्था रही है उसकी।
जो स्टेट में वक्फ बोर्ड होते हैं उसमें भी सरकारी लोग होते हैं, जो सेंटर में वक्फ बोर्ड होता है उसमें भी सरकारी लोग होते हैं। हाँ, उसमें जो है वो नॉन मुस्लिम्स को भी एंट्री दी गई है और देना भी चाहिए कि वक्फ सिस्टम के एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर से मैं नॉन मुस्लिम्स को भी देखता हूँ। क्योंकि आज़ादी का जब बंटवारा हुआ तो उसमें बड़ी तादाद में लगभग करोड़ से ज़्यादा जो है वो यहाँ से मुसलमान चले गए पाकिस्तान, और वहाँ से उतने ही हिंदू जो है और सिख यहाँ आ गए। उनको जो ज़मीन जायदाद, मकान, दुकान, खेत खलियान मिले, वो यहाँ पर उनको रोका गया कि भाई तुम यहाँ पर रुक जाओ, देखेंगे बाद में क्या करना है। जो यहाँ से मुसलमान गए उनकी छोड़ी हुई जगहों पे वो रुक गए वहाँ पे। आज वो यहाँ से गए हुए लोग आज मालिक हैं। जो वहाँ से आया हुआ हिंदू और सिख है, ना आज वो किराएदार रह गया है, ना मकान मालिक रह गया है या दुकान मालिक रह गया है, बल्कि जो है वो अवैध कब्जेदार के तौर से उसके सर पे जो है वो तलवार लटकती रहती है। हर दिन उसको जो है वो एक नोटिस दे दिया जाता है और उसके साथ हफ्ता वसूली हो रही है। ये कंट्रोल ज़रूरी था और इससे कोई वक्फ के सिस्टम पे कोई वो नहीं हो रहा है। अब जो वक्फ में बदलाव हुए हैं, आपको लगता है कि ये सही है क्या? इसके अलावा कुछ और भी बदलाव होने थे? क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से बात की, चिराग पासवान ने बात की कि भाई हमारा भाई मुस्लिम वोट बैंक है, इसमें ज़्यादा बदलाव मत करिएगा, इस तरह की बातें मार्केट में हैं। देखो, ऐसा है कि कहीं ये सब मार्केट की बातें छोड़िए, इसमें आप ये समझिए कि अभी पार्लियामेंट में इसमें डिबेट हुई है ना, और ये ऐसा बिल है जिसमें कि एक लंबे समय तक जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने चर्चा, मैं भी इसकी एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी अटल जी के समय में, उसका चेयरमैन रहा हूँ, और उस पर जो है वो बाद में सरकार चली गई, फिर इन्होंने उसमें हम लोगों की रिपोर्ट को जो है इधर उधर कर दिया। लेकिन अभी जो है उस पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ, पार्लियामेंट में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। मैं मानता हूँ कि काफ़ी मतलब ये इसका जो मंथन है, मंथन के बाद इसमें अमृत निकला है। तो इसलिए जो है वो इस समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को जो है वो सबको जो है वो स्वीकार करना चाहिए। मतलब मुसलमानों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला, उनका बल्कि फ़ायदा होगा इससे। बिल्कुल फ़ायदा होगा, और मुसलमान घबरा भी नहीं रहा है। ये तो वो हमने कहा ना कि लूट की लंपट लाभी, जिसको कि लूट की छूट का लीगल लाइसेंस था, जो कहते थे कि हाँ ये जो है वो पूरा हिंदुस्तान जो है हमारा है, वक्फ की सारी प्रॉपर्टी हमारी है, ये कब्रिस्तान भी हमारा है, ये हिंदुस्तान भी हमारा है, ये पार्लियामेंट भी हमारी है, ये सड़क भी हमारा है, ये पानी भी हमारा है, सब कुछ जिनको कही वो बोल दिया, उन्होंने दावा कर दिया। उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, उनको ये घबराहट है। आम मुसलमानों से क्या लेना देना? आम मुसलमान उसी तरह से जो मस्जिदें हैं, हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जहाँ पे लगभग 7 लाख रजिस्टर्ड जो है वो धार्मिक स्थल मुसलमानों के हैं, मस्जिद हैं, ये है, दरगाहें हैं, ईदगाहें हैं, तमाम और हैं, वो सब सुरक्षित हैं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। सर, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे जुड़ा ये है कि आप अल्पसंख्यक समाज का मजबूत चेहरा हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए हर तरह से आप झंडा बुलंद करते हैं, मंत्रालय में आपको शामिल नहीं किया गया, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? पहली बात तो ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाली बात तो निकालनी नहीं चाहिए। हम एक सामान्य से भारत के नागरिक हैं, और ये मतलब हमारे जो है वो पैदा हुए हैं मुस्लिम समाज के अंदर, और इसलिए हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी हैं। लेकिन केवल हम मुसलमानों के ही लिए सोचें ये, और हम अल्पसंख्यक के लिए सोचते हैं या हम उन्हीं का नेतृत्व करते हैं, ये तो भारत में कोई नहीं चलता। कोई कहे मैं हिंदू नेता हूँ तो कितने हिंदू उसके साथ हैं, मैं कहूँ अल्पसंख्यक। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो सरकार में मैं सारी जिम्मेदारियों पे रहा हूँ, और आज की तारीख में जो है वो पार्टी ने अलग अलग हमें जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं। चुनाव से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण काम में मैं लगा हुआ हूँ, कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है वो अब देखेंगे आगे क्या होता है। अभी आप सर प्रधानमंत्री जी से मिले थे कुछ दिन पहले, तो क्या बात हुई फ्यूचर नहीं, को लेके, नॉर्मल चीज़ों को बातचीत लेकर? होती रहती है, मुलाकात होती रहती है, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से होती रहती है, गृह मंत्री साहब से भी बीच बीच में मुलाकात होती रहती है, प्रधानमंत्री जी से भी होती है। तो हमारा बहुत बेहतर रिश्ता है, और आज का रिश्ता नहीं है, दशकों का रिश्ता है। सर, ये बात तो देखिए आपने सही कही कि आप केवल अल्पसंख्यक समाज के नेता नहीं हैं, आप बहुसंख्यकों के लिए भी उतना सोचते हैं जितना अल्पसंख्यक के लिए सोचते हैं। लेकिन सर, एक मैसेज जाता है कम्युनिटी में। मान लीजिए आज मुख्तार अब्बास नकवी साहब केंद्र में मंत्री हैं, तो एक मुस्लिम समाज में मैसेज जाता है कि भाई हमारे समाज का एक व्यक्ति को मोदी जी ने प्रमोट किया है,
उनको मंत्री बना रखा है, तो सिर्फ सर गेम मैसेजिंग का है, एक नैरेटिव सेट होता है। हाँ, वो मैं मानता हूँ। देखिए, इससे मैं कोई इत्तेफ़ाक नहीं करूँ तो ये ठीक नहीं है। ये एक है कि भाई ऐसा ये बैकवर्ड कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, ये दलित कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, ये मुस्लिम कम्युनिटी का, ये एक हमारे यहाँ जो है रिवाज और मिजाज बना हुआ है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी या अल्पसंख्यक कम्युनिटियों के जो एम्पावरमेंट है, जो सशक्तिकरण है, उसमें मैं नहीं देखता कि किसी तरह की कोई कमी आई। मैं मिनिस्टर रहा हूँ तब भी और आज भी। जी। अच्छा सर, प्रधानमंत्री जी जब अपने धर्म को प्रमोट करते हैं, वो गंगा यात्रा में जाते हैं, वो काशी यात्रा पर जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। तो क्या अपने धर्म को प्रमोट करना सेकुलरिज्म के अगेंस्ट जाता है? देखिए, मोदी जी तो किसी धर्म को प्रमोट करते नहीं। हम्म, ऐसा है, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा संस्कार है, हम्म, जो सनातन संस्कृति और संस्कार है, वो संसार का सबसे पुराना जो है वो आस्था है। और अभी भी दुनिया में हो सकता है आपके इस कार्यक्रम में विवाद करे कोई, दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो सब जो है वो इसी की शाखाएं हैं। अपने अपने रूप में, अपने अपने तरीके से लोगों ने जो है वो अपने अपने धर्म बने हैं। लेकिन सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान की। भारतवर्ष की है। आर्यव्रत जिसे कहते थे कभी। और सबसे पुरानी आस्था जिसे कहते हैं वो है सनातन। सनातन कोई धर्म नहीं है, पहली बात तो एक समझ लेना। सनातन एक संस्कृति है, एक संस्कार है, और एक हमारे सोचने समझने का और जीवन की शैली का वो है। तो जो लोग कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, जी हिंदू राष्ट्र तो था ही और है और रहेगा, क्योंकि जो हजारों साल की जो इस देश की संस्कृति और संस्कार है वो कौन ख़त्म कर देगा। इसलिए अगर राम मंदिर के निर्माण में मोदी जी गए तो कोई सांप्रदायिकता नहीं की, उन्होंने उस सनातन संस्कृति और संस्कार को जो है वो सशक्त किया है। अगर और भी जो धार्मिक कार्य हैं, अच्छा दिक्कत है कि अभी तक इस देश में क्या चला कि रूम में टोपी और रोड पे तिलक, और हो गए हम, कोई कहने लगा कि रूम में टोपी लगा दिया तो कहा कि हम सेकुलर हो गए, और रोड पे तिलक लगा दिया तो कह दिया हम हिंदुत्व के जो है वो सबसे बड़े सूरमा हो गए। वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक का जो रिवाज और मिजाज था वो अब ख़त्म हुआ है। तो इसलिए जो है वो उसके आधार पर जो है वो अब सियासत जो है वो नहीं हो रही है। सर, अपने जीवन में हर कोई ना कोई सेक्रीफाइस ज़रूर करता है। इतने साल के पॉलिटिकल जीवन में मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या सेक्रीफाइस किया, कब किया और क्यों किया? देखिए अनुराग जी, मैं मानता हूँ कि मैं खुद जो है बहुत संतुष्ट आत्मा हूँ। जी। इसलिए जो है वो क्या हमने खोया और क्या पाया, इसका अगर हम गुणा भाग करते रहेंगे तो हम जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। ये किसी को भी नहीं सोचना चाहिए। जीवन एक ऐसा आपका सफ़र है, ज़िंदगी का सफ़र है, एक ऐसा सफ़र कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। तो इसलिए जो है वो कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। इसलिए आज की तारीख में जो है वो मैं मानता हूँ कि मैंने जीवन में अब 17 साल की उम्र में जेल में गया मैं बहुत कम उम्र में पार्लियामेंट में जीत के आ गया, बहुत कम उम्र में ही जो है मैं मिनिस्टर भी बन गया। लगातार मैं 22 साल तक जो है वो लगातार मैं पार्लियामेंट में रहा। तो इसलिए कुछ भी मैं देखता नहीं कि मैंने खोया है। मैं तो हम पीछे देखना चाहिए हमेशा कि आप यहाँ पर जो है खड़े हुए अगर आप आगे देखेंगे तो हो सकता है कि आपको जो है वो हताशा निराशा हो, क्योंकि आपको 10 लोग दिखेंगे आपसे आगे। लेकिन जब पीछे देंगे तो आपको 10 करोड़ से ज़्यादा लोग आपके पीछे दिखाई पड़ेंगे। इसलिए आपको तब संतुष्टि आपको मिलेगी। सर, एक सवाल मेरा अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर है। आपने उनके साथ काम किया, और आपको क्या लगता है कि जितने लोगों ने उनके साथ काम किया, या जो भाजपा के जिन नेताओं ने उनके बारे में सुना है, उनके बारे में पढ़ा है, क्या वो भूल गए हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी कैसे काम करते थे? क्या उनकी सीख को लोग भूल गए हैं? नहीं, पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी में कितना आप अंतर मानते हैं? बहुत अंतर है। जी। ऐसा है कि पुरानी बीजेपी जो है वो डिजिटल युग की नहीं थी। हम्म। आज जो है वो बीजेपी जो काम कर रही है वो डिजिटल युग में कर रही है। जी। पुरानी बीजेपी में जो है वो कम्युनिकेशन के लिए जो है वो सीधे लोग जो है वो संपर्क संवाद करने के लिए घर घर जाते थे, वहाँ पे खाना खाते थे, बैठते थे, सोते थे, रहते थे। आज जो है वो सीधे सीधे मोबाइल से आप जो है वो बात करे ले रहे हैं, नहीं तो उसमें वीडियो कॉल से बात करे ले रहे हैं। तो
बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, इस आपके डिजिटल युग ने सब सीधे संपर्क संवाद का जो एक सिलसिला है, उसे खत्म कर दिया। उसको नुकसान पहुँचाया है। परिवारों में कर दिया, पार्टी तो छोड़ो, परिवारों में ये जो है वो संपर्क और संवाद का, और जो वो एक सिलसिला हुआ करता था कि परिवार के जो है वो लोग बैठ करके और बातें किया करते थे। आज आप किसी ट्रेन में चले जाओ, आप फ्लाइट में चले सब जाओ, मोबाइल में लगे पड़े हैं सब। तो मोबाइल में, पहले ट्रेन में हम लोग जाते थे, जो बहुत पहले की बात है, तो उस वक्त जो है वो अगर वो सामने आमने 6 लोग होते थे तो उसमें देश की बात, खेल की बात, राजनीतिक बात, सब बात पूरा वो हो जाता था। और ये होता था कि भैया ट्रेन उन में और बस उसमें चला करो, उससे जो है वो आपको लोगों का मूड पता लगता है कि देश में क्या चल रहा है। अब तो कोई बात करने को तैयार नहीं सब। अगर आप फ्लाइट में जाओ तो आपके बगल में जो बैठा होगा वो पता नहीं क्या करता रहता है कि मैं तो छोड़ो फ्लाइट, मैं पार्लियामेंट के अंदर कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, कई एमपी मुझे बड़ा, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के नाते मैं उनको अक्सर टोकता था। वो पता नहीं कौन वीडियो गेम खेलते हैं मोबाइल पे। अरे भैया कुछ देर अपने दिमाग और आँख को शांति तो दो। तो इसलिए वो युग और आज का युग में फर्क। लेकिन हाँ ये है कि जो संस्कार उस वक्त थे वही संस्कार आज हैं। ऐसा नहीं है, जो अटल जी ने जो सिखाया वही मोदी जी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, अंत में 2 सवाल मैं रामपुर से जुड़े पूछना चाहूँगा। क्या रामपुर से फिर चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह से निभाने में मैं ये विश्वास करता हूँ। और मुझे कहीं और से चुनाव लड़ने के लिए एक बार कहा गया था, तब उस वक्त मैंने ज़रूर कहा था कि अगर मुझे चुनाव ही लड़ना होगा तो मैं रामपुर से लड़ना पसंद करूँगा। अभी भी पार्टी जो डिसाइड करेगी, अभी तो मुझे पार्टी चुनाव लड़ाने में लगाया हुआ है मुझे, और लड़ने को कहेगी लड़ जाऊँगा। जी। आज़म खान साहब आजकल जेल में हैं, जो भी उन्होंने किया ऐसा बीजेपी किया थी उसकी सज़ा उनको मिल रही है। लेकिन आज़म खान का साथ अखिलेश यादव ने छोड़ दिया है सर। आज़म खान बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के सहारे की उनको ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि वो, अब उन्हें किसके सहारे की ज़रूरत है किसके नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी के जो है वो फाउंडर मेंबरों में से है। अब किसने किसको छोड़ा, किसने नहीं छोड़ा, ये उनके अपने पार्टी का घरेलू मामला है। मैं तो ये कहूँगा गेट वेल सून। जी। तो नकवी साहब ने बहुत खुलकर बात की, हर मुद्दे पर बात की, और सबसे बड़ी बात उन्होंने इस इंटरव्यू में कही कि वो अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। वो सिर्फ़ आगे देखते हैं कि आगे अब किस तरह की होप है। धन्यवाद नकवी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सर।